नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आइए आज बिहार की 15 बड़ी खबरों को जानते हैं। तो फटाफट आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं, और साथ ही आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें और अपने तरफ से एक प्यारा लाइक इस वीडियो को जरूर कर दें और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज की सबसे पहली खबर है, बिहार में स्कूल खुलने से पहले सभी बच्चों की होगी कोरोना जांच। जी हां, बिहार में स्कूल खुलने से पहले सभी बच्चों की होगी कोरोना जांच, स्कूलों को भेजा गया निर्देश। बिहार में स्कूल खुलने से पहले सभी विद्यार्थियों की कोरोना जांच की जाएगी। जब जांच रिपोर्ट नेगेटिव आएगी तब स्कूल जाने का मौका मिलेगा। इस दौरान अगर कोई कोरोना पॉजिटिव निकलता है तो उसे 14 दिनों तक होम क्वारंटाइन करने के बाद ही स्कूल बुलाया जाएगा। ऐसे विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन ही पढ़ाई चलेगी। इस बात सीबीएसई और सीआईएसई स्कूलों को निर्देश भेज दिया गया है। ज्ञात हो कि अक्टूबर और नवंबर में मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि कई राज्यों में स्कूल खोले गए। इस दौरान कई छात्रों के कोरोना पॉजिटिव निकलने से संबंधित स्कूल को पुनः बंद करना पड़ा। बिहार की बात करें तो अभी तक स्कूल खोले नहीं गए हैं। स्कूल खुलने से पहले कोरोना जांच करवाने की जिम्मेदारी संबंधित स्कूल प्रशासन को दी गई है। कोरोना संक्रमण के कारण मार्च से अब तक लगातार स्कूल बंद हैं। अभी बोर्ड परीक्षा को लेकर 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले गए हैं। 8वीं तक के स्कूल अब नए साल में ही खुलने की संभावना है। नए साल में स्कूल खुलने से पहले सभी विद्यार्थियों की कोरोना जांच होगी और ज्ञात हो कि अभी सारी परीक्षाएं ऑनलाइन ही ली जा रही हैं। 15 दिसंबर तक परीक्षाएं होने के बाद क्रिसमस की छुट्टी होंगी। पटना में 25 से 28 तक 10 केंद्रों पे होगी बीपीएससीसी की एग्जाम। जी हां फ्रेंड, ये परीक्षा का निर्देश दिया गया है, यानी कि बीपीएससी का एग्जाम जो है 25 से 28 तारीख को पटना में 10 केंद्रों पर होगी। बिहार लोक सेवा आयोग पटना की 65वीं संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन 25, 26 एवं 28 नवंबर को पटना के 10 परीक्षा केंद्रों पर होगी। प्रथम पाली की परीक्षा 9:30 बजे से 12:30 तक चलेगी और द्वितीय पाली की परीक्षा 2 बजे से 5 बजे तक होंगी। शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए विधि व्यवस्था को दुरुस्त करने और बनाने के लिए डीएम कुमार रवि एवं एएसपी उपेंद्र कुमार शर्मा द्वारा पर्याप्त संख्याओं में दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। सभी अधिकारियों की ब्रीफिंग हिंदी भवन सभागार में की गई तथा सभी प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को समय से ड्यूटी पर हाजिर होने तथा शांतिपूर्ण कदाचार मुक्त परीक्षा का संचालन करने का निर्देश दिया गया है। परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष में मोबाइल, ब्लूटूथ, वाईफाई, गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, पेंजर इत्यादि सामग्री तथा व्हाइटनर, ब्लेड, इरेजर आदि ले जाने की अनुमति नहीं है। इस आदेश की अवहेलना करने पर संबंधित परीक्षार्थियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसके तहत उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है एवं आयोग इस परीक्षा एवं आगामी परीक्षा में भाग लेने से वंचित किया जा सकता है। साथ ही किसी शिक्षक के पास मोबाइल फोन या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं रहेगा। संबंधित केंद्र के संपूर्ण परिसर में सिर्फ केंद्र अधीक्षक एवं दंडाधिकारी के पास उनका मोबाइल फोन रहेगा। परीक्षा के दिन परीक्षा की पूरी अवधि के लिए परीक्षा केंद्र के परिसर एवं बाहर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने का निर्देश संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को दे दिया गया है। पटना में मौसम ने तोड़ा सारा रिकॉर्ड। पटना में 12 साल बाद न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री पर पहुंचा। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में हवा का 2 सिस्टम सक्रिय है। बिहार के तटवर्ती क्षेत्र में जहां उत्तर पूर्वी हवा सक्रिय है, वहीं दक्षिणी हिस्से में उत्तर पश्चिमी हवा के सक्रिय होने से पारे में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। सोमवार को नवंबर माह में पारे ने जहां पटना में 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, वहीं गया प्रदेश का सबसे ठंडा शहर रहा। सोमवार को गया सबसे ठंड रहा, जहां न्यूनतम तापमान 7.4 पहुंच गया। वहीं पटना में पारा जो है 9.4 पर पहुंच गया, जिससे 12 साल का रिकॉर्ड टूटा। पटना में 12 साल बाद पारा 9.4 पहुंचा और वर्ष 2008 के बाद नवंबर माह में पटना का न्यूनतम तापमान 9.5 आया था। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 36 घंटे तक तापमान में और गिरावट हो सकती है।
मौसम विभाग का अनुमान है कि तापमान में 36 घंटों तक दिखाई देगी और इसके बाद दक्षिणी हिस्से में उत्तरी पूर्व हवा के सक्रिय होने से अधिकतम के साथ न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। इससे कुछ राहत मिल सकती है। सावधान, पटना में कोरोना गाइडलाइन लगातार तोड़ी तो पुलिस दर्ज कर सकती है एफआईआर। दिल्ली, गुजरात और राजस्थान में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों ने सभी राज्य की सरकारों को परेशान कर दिया है। कई राज्य की सरकारों ने अपने यहाँ नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है, साथ ही कई प्रकार की एडवाइजरी भी जारी कर दी है। इसी कारण एहतियात के तौर पर पटना जिला प्रशासन और पुलिस ने एक बड़ा अभियान चलाने का ऐलान कर दिया है। कल यानी मंगलवार से बगैर मास्क के पकड़े जाने पर पटना पुलिस सख्त कार्रवाई करने वाली है। बिना मास्क के सड़क पर घूमते या गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने पर वैसे लोगों के खिलाफ पुलिस न सिर्फ कार्रवाई करेगी बल्कि उनसे जुर्माना भी वसूल करेगी। हालांकि बिहार में जुर्माने की रकम काफी कम है। बिना मास्क वालों से 50 रुपए की ही जुर्माना के रूप में वसूला किया जाएगा। लेकिन एक बात पटना के प्रभारी एसएसपी अम्रकेश दरपीने ने स्पष्ट कर दी कि कोविड की वजह से बनाए गए नियमों को लगातार तोड़ने वालों के खिलाफ पुलिस अपने बयान पर एफआईआर दर्ज कर सकती है। नीतीश के उंगली माल, जिसने सीएम बनते ही काट ली चौथी उंगली। इंसान केवल भगवान की भक्ति नहीं करता, फैंस केवल अभिनेता या अभिनेत्री के नहीं होते। देश में राजनेताओं के भी जबरा फैन हैं जो अपने जान की परवाह नहीं करते। जिले में नीतीश कुमार का इतना बड़ा भक्त है कि वो नीतीश कुमार की जीत पर अपनी एक उंगली प्रभु को दान करता है। घटना जिले के घोसी थाना क्षेत्र में वैना गांव की 45 साल के अनिल शर्मा उर्फ अल्ली बाबा नीतीश के मुख्यमंत्री बनने पर अपनी 3 उंगलियां काट चुके थे। 16 नवंबर को नीतीश कुमार के शपथ लेने के बाद उन्होंने एक बार फिर अपनी उंगली काट ली। नीतीश कुमार के जबरा फैन अली बाबा उर्फ सनकी बाबा ने बताया कि नीतीश बाबू जब भी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, मैं अपना उंगली बाबा को भेंट चढ़ाऊंगा। मुझे अपनी 10 उंगलियों को चढ़ाना पड़े तो भी चलेगा। नीतीश कुमार को भी नहीं पता होगा कि उनके इतने बड़े भक्त हैं। इस भक्त की चर्चा पूरे बिहार में हो रही है और उन्होंने कहा कि वे जब तक वे जीवित हैं नीतीश कुमार को ही बिहार की गद्दी पर देखना चाहते हैं। बिहार में 1 महीने बाद फिर हो सकता है कोरोना का विस्फोट। त्योहार और चुनाव की वजह से जो भीड़ हुई उसका असर बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। बिहार के वरिष्ठ चिकित्सक और पद्म भूषण डॉक्टर गोपाल प्रसाद सिन्हा ने ईटीवी भारत से खास बातचीत के दौरान बताया कि कोरोना का सेकेंड वेव बिहार में आगामी दिनों में देखने को मिलेगा। गोपाल प्रसाद सिन्हा ने चिंता जताते हुए कहा कि जिस तरह से छठ पूजा के दौरान ट्रेनों, बसों में आम जनता खासकर गरीब तबके के लोग ठूस ठूस कर बिहार आए, अनुमान लगाया जा रहा है कि बिहार में कोरोना का संक्रमण फैल चुका है। आगामी दिनों में इसका परिणाम भी सामने आएगा। छठ के दौरान बिहार आए लोग उन राज्यों से आए हैं जहां पर कोरोना का व्यापक रूप है। अभी भी कोरोना से बचाव के महज 3 ही उपाय हैं: सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना और बार बार साबुन से हाथ धोना या सैनिटाइजर का उपयोग करना। उम्मीद जताई जा रही है कि कोरोना संक्रमण के सख्ती से लागू करने के लिए सरकार को कड़े कदम फिर से लेने पड़ सकते हैं। सरकार की तरफ से कोरोना वैक्सीन लाने की तैयारी की जा रही है। उम्मीद है कि जनवरी-फरवरी तक यह वैक्सीन आ जाए, परंतु आम जनता तक पहुंचने में इस वैक्सीन को लगभग 1 साल का समय लग जाएगा। तब तक आम जनता को खुद से ही सुरक्षित रहना होगा और लोगों को भयभीत होने की जरूरत नहीं है, लेकिन भयमुक्त इस कोरोना को करना पड़ेगा। कल तमिलनाडु और पांडुचेरी से टकराएगा तूफान, यानी कि आज मोदी ने दोनों सीएम से लोगों को सुरक्षित इलाके में पहुंचाने की बात कही। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान निवार ने तेजी पकड़ ली है। मौसम विभाग ने इसके खतरनाक साइक्लोन में तब्दील होने का अनुमान लगाया है। निवार तूफान बुधवार को दोपहर से शाम के बीच तमिलनाडु और पांडुचेरी के तट से टकराएगा। इस दौरान 100 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। निवार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को तमिलनाडु और पांडुचेरी के मुख्यमंत्री से चर्चा की। मोदी ने निचले इलाकों को खाली कराने और लोगों को सुरक्षित इलाके में पहुंचाने पर जोर दिया। पीएम ने दोनों सीएम को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया और तूफान के मद्देनजर तमिलनाडु के चेंबर मकम्बम,
समेत बड़े बांधों पर लगातार नजर रखी जा रही है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है और मंगलवार को तूफान पांडुचेरी से 410 और तमिलनाडु से 450 किलोमीटर की दूरी पर था। तूफान आने से पहले तमिलनाडु और पांडुचेरी के कई हिस्सों में बारिश शुरू हो गई और मौसम विभाग ने बुधवार को कई जगह भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। मोदी बोले, वैक्सीन की क्या कीमत, कितने डोज होंगे, इसका जवाब अभी हमारे पास नहीं। कोरोना पर मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अभी वैक्सीन की कीमत और डोज तय नहीं है, इस पर काम चल रहा है और व्यवस्था के तहत ये आएंगी। हमें निश्चित करना है कि यह सबसे निचले पायदान तक पहुंचे। हमें कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लापरवाही नहीं बरतनी है। हम मुश्किल के गहरे समुद्र से निकलकर किनारे की तरफ निकल रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी कश्ती वहीं डूब जाए जहां पानी कम था। हमें ऐसा नहीं होना। कोरोना काल में मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ यह 9वीं बैठक है। भारत संभली हुई स्थिति में है और वैक्सीन की स्थिति और डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर जो चर्चाएं हुई हैं उस पर हमें सिस्टम के तहत आगे बढ़ना होगा। एक समय था कि अनजान ताकत से लड़ने की चुनौती थी। देश के संगठित प्रयासों से इसका सामना किया गया, नुकसान कम से कम रखा गया। रिकवरी और फैटिलिटी रेट के मामले में भारत संभली हुई स्थिति में है। टेस्टिंग और ट्रीटमेंट का बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या जो है 2,31,000 हो गया और मरने वालों की संख्या 1,227 यानी कि 1,227 तक पहुंच गया। बिहार में सोमवार को कोरोना के 412 नए मरीजों के सामने आने के बाद राज्य में कोविड-19 मरीजों की संख्या 2,31,044 तक पहुंच गई है। राज्य में अब तक 2,24,701 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इस बीच रिकवरी रेट 97 यानी कि 97% से ज्यादा है, जबकि मरने वालों की संख्या 1,227 तक पहुंच गई है। बिहार स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 412 नए मामले सामने आए, जिससे राज्य में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 2,31,044 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 480 संक्रमित स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं और राज्य में अब तक कुल 2,24,701 संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं। बिहार राज्य में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों का रिकवरी रेट 97.25% है। बिहार में कोविड-19 के फिलहाल 5,115 एक्टिव यानी कि सक्रिय मरीज हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में 1,06,055 नमूनों की जांच की गई है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 6 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई और राज्य में अब तक 1,227 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। पटना जिले में सोमवार को कोरोना के 155 मामले सामने आए और पटना में अब तक कुल 40,627 लोग संक्रमित पाए गए हैं। बिहार के अशोक चौधरी ने संभाला शिक्षा मंत्री का पद, कहा 6 महीने में भर जाएंगे पद। बिहार जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष नीतीश के कैबिनेट में शामिल अशोक चौधरी ने सोमवार को शिक्षा मंत्री का पदभार संभाल लिया। एक सप्ताह के अंदर यह दूसरा मौका है जब शिक्षा विभाग के 2 मंत्री मिले। इससे पहले शिक्षा मंत्री के तौर पर मेवालाल चौधरी ने पदभार संभाला था, लेकिन उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। अशोक चौधरी ने पदभार ग्रहण करने के बाद विभाग के सीनियर अधिकारियों से मुलाकात की। अशोक चौधरी ने कहा कि विभाग में जिन पदों पर बहाली की प्रक्रिया चल रही है उसे 6 महीने में पूरा किया जाएगा। दरअसल शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षा के तहत 90,000 और माध्यमिक शिक्षा विभाग में 40,000 जबकि विश्वविद्यालयों में 4,000 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली हो रही है। मंत्री ने कहा कि इन सभी पदों पर 6 महीने में नियुक्ति हो जाएगी। कार्यरत शिक्षकों से जुड़े सवाल पर अशोक चौधरी ने कहा कि ये देखना होगा कि 3,60,000 जो कार्यरत शिक्षक हैं उनका क्या आउटपुट है, क्योंकि सरकार समय समय पर इनके वेतन में इजाफा करती रहती है। तेजस्वी का ऐलान, 1 महीने में 19 लाख नौकरी नहीं दी तो लोगों के साथ सड़क पर मिलेंगे। बिहार विधानसभा के सत्र के पहले दिन तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को भ्रष्टाचार का भीष्म पितामह तक कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार बेरोजगारों का कैपिटल बन गया है। पब्लिक अब इससे ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती। अगर उन्होंने 19 लाख लोगों को 1 महीने के अंदर नौकरी नहीं दी
तो हम पूरे राज्य में पब्लिक के साथ विरोध में शामिल होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह हैं। उन्होंने चोर दरवाजे से एक बार फिर सरकार बनाने का काम किया है। वो भीष्म पितामह पर भ्रष्टाचार के इसलिए हैं क्योंकि जितने भी गुनाहगार हैं, भ्रष्टाचारी हैं, उन्हीं के संरक्षण और बचाव पर उनकी पुरानी फितरत में रहते हैं। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा सत्र के पहले दिन 243 विधायकों ने शपथ ग्रहण किया। विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी ने नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई और प्रोटेम स्पीकर ने कहा कि पहले 2 दिन नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। बिहार के 1600 पुलिस सब इंस्पेक्टर को 3 माह से नहीं मिला है वेतन, डीजीपी ने दिया आश्वासन। बिहार के 2018 बैच के 1600 प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षक को 3 महीने से वेतन भत्ते नहीं मिला, जिससे वो काफी परेशान हैं। इतने लंबे समय से वेतन नहीं मिलने से सभी अवर निरीक्षक आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं और कई कर्ज में डूब गए हैं। दरअसल 2018 बैच के लगभग 1600 से अधिक संख्या में प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षक बिहार के विभिन्न थानों में प्रतिनियुक्त हैं। इससे पूर्व ये जुलाई 2019 से राजगीर स्थित बिहार पुलिस अकादमी के संस्थानिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। कोविड-19 वायरस से उत्पन्न वैश्विक महामारी के कारण सभी की प्रतिनियुक्ति बिहार के विभिन्न थानों में कर दी गई थी, जहां ये अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। इन सभी प्रशिक्षकों के वेतन की निकासी सितंबर 2020 से नहीं हो रहा है, जिससे आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बिहार के काफी संख्या में प्रशिक्षु अवर निरीक्षक बिहार पुलिस एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिंह को पुलिस मुख्यालय से वेतन निकासी हेतु अनुरोध करने को कहा था। इसके बाद मंगलवार को इस संबंध में बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिंह ने पत्र लिखकर डीजीपी एसके सिंघल से मिलकर वेतन निकासी के लिए पहल करने की मांग की। वही पुलिस महानिदेशक ने मामले को संज्ञान में लेकर तत्काल निकासी का आश्वासन दिया और कहा कि आज ही आदेश निर्गत होता है। भारत के लिए अच्छी खबर, एक्टिव केस के मामले में देश 6ठे से 7वें नंबर पर पहुंचा। देश के कई राज्यों में कोरोना की रफ्तार तेज हो रही है, लेकिन इस बीच एक अच्छी खबर है। एक्टिव केस के मामले में भारत 6ठे से 7वें नंबर पर पहुंच गया। एक्टिव केस का मतलब ऐसे मरीजों की संख्या जिनका इलाज चल रहा है। बीते 53 दिन में 3 बार ही एक्टिव केस बढ़े, बाकी दिनों में इसमें गिरावटें आई हैं। देश में अब 4.78% मरीज ऐसे बचे हैं जिनका इलाज चल रहा है। बाकी 93.74% लोग ठीक हो चुके हैं और कुल संक्रमितों में से 1.86% लोग जान गंवा चुके हैं। दुनिया के 10 सबसे संक्रमित देश में भारत का रिकवरी रेट सबसे बेहतर है। अमेरिका में अब सबसे ज्यादा 48.73 लाख केस एक्टिव है और दूसरे नंबर पर फ्रांस है, जहां 19,41,00,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। रिकवरी के मामले में देखें तो बेल्जियम और फ्रांस का रिकॉर्ड सबसे खराब है। बेल्जियम में 6.48% लोग, जबकि फ्रांस में अब तक 6.98% मरीज ठीक हुए हैं। देश में सोमवार को कोरोना के 37,441 नए मरीज मिले और 42,195 ठीक हुए और 481 लोगों ने अपनी जान गंवाई। ऐसे में एक्टिव केस में 5,251 की कमी आई। यह बीते 6 दिनों में सबसे बड़ी गिरावट है। इससे पहले 17 नवंबर को 6,000 एक्टिव केस कम हुए थे और देश में अब तक 91.77 लाख केस आ चुके हैं। इसमें से 86.03 लाख मरीज ठीक हो चुके हैं और 1.34 यानी कि 1,34,000 लोगों की मौत हो चुकी है और 4.37 लाख मरीजों का इलाज चल रहा है, यानी कि 4,37,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। एक्टिव केस का यह आंकड़ा 22 जुलाई के बाद सबसे कम है। यह आंकड़ा covid19india.org से लिया गया है। हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। पीएम मोदी ने कोरोना को लेकर यूं किया अलर्ट। पीएम मोदी ने कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर एक बार फिर अलर्ट करते हुए कहा कि देश आपदा के गहरे समुद्र से निकला है और किनारे की ओर बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने वैक्सीन के लिए कम हो रहे हैं इंतजार की ओर इशारा करते हुए कहा कि अभी हम पहले से अधिक जागरूक रहना होगा। ऐसा न हो कि हमारी कश्ती वहां डूब जाए जहां पानी कम था। पीएम मोदी ने यह भी भरोसा दिलाया कि देश को जो वैक्सीन दी जाएगी वह वैज्ञानिकों के हर कसौटी पर खरी उतरेगी। पीएम मोदी ने कोरोना के खिलाफ अब तक की जंग का जिक्र करते हुए कहा कि हम आपदा के गहरे समुद्र से निकले और दुनिया मानती है कि भारत तो नहीं संभल पाएगा। आपदा के गहरे समुद्र से निकलकर हम किनारे की ओर बढ़ रहे हैं। हम सभी लोगों के साथ वो पुरानी
जोर शोर और शायरी चलती है, वैसा न हो जाए कि हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। यह स्थिति हमें नहीं आने देनी है। जिन देशों में कोरोना कम हो रहा था वहां तेजी से संक्रमण फैल रहा है और हमारे देश के कई राज्यों में यह ट्रेंड चिंताजनक है। इसलिए हम सभी को पहले से अधिक जागरूक रहना होगा। भारत को मिली एक और कामयाबी। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लैंड अटैक वर्जन का सफल परीक्षण किया गया। भारत ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लैंड अटैक वर्जन का परीक्षण किया। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण सुबह 10 बजे किया गया, जिसे एक अन्य द्वीप पर मौजूद लक्ष्य को सफलतापूर्वक नष्ट किया गया। डीआरडीओ द्वारा विकसित मिसाइल का परीक्षण भारतीय सेना द्वारा किया गया था। इसके साथ ही ब्रह्मोस मिसाइल की स्ट्राइक रेंज 400 किलोमीटर से अधिक हो गई और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल अपनी श्रेणी में दुनिया की सबसे तेज परिचालन प्रणाली है और हाल ही में डीआरडीओ ने मिसाइल प्रणाली की सीमा को मौजूदा 298 किलोमीटर से बढ़ाकर 450 किलोमीटर कर दिया। पिछले 2 महीनों में डीआरडीओ की कई नई और मौजूदा मिसाइल प्रणालियों सहित सौर मिसाइल प्रणाली का परीक्षण करने में सफल रहा, जो 800 किलोमीटर से अधिक दूरी तक अचूक निशाना साधती है। दोस्तों, इस प्रकार का वीडियो अपडेट पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को बिहारी रिपोर्टर को एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।